हम सुनते थे कि पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हम एक दुनिया का एक मेरे ख्याल वाहिद मुल्क है जिनके यहाँ कोई निज़ाम नहीं चल पाता। हमें बेचैनी इतनी है, हम बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। शामी साहब, फिर जमहूरियत का नारा तो फजूल ही है इसके बगैर। अब दस्तूर जो है उसकी रूह को आपने कुचल दिया और उसकी आड़ लेके बैठे हुए हैं आप, हमारा गला दबा रहे हैं। तो जब तक ये हम नीचे से ऊपर तक लोगों को खुद मुख्तार नहीं करेंगे ना, वो जमहूरियत हमारी नहीं चलेगी। सियासतदानों को और सियासी क़यादत को क्या मशवरा दें? एक दूसरे का साथ बैठ जाए, अपने मुकालमा करें और ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के अवाम को ये हक हासिल है कि वो हुकूम मुल्क चलाएं। तो आपको लगता है कि खान साहब में अब सियासी बसीरत आ जाएगी इस जेल काटने के बाद? अपना एहतसाब कर रहे होंगे बिल्कुल। अकेले बैठ के कि क्या गलतियां की हैं यहाँ तक पहुंचे हैं। जब उनके इख्तिदार के आखिरी दिन थे, मैंने पूछा खान साहब ये सबसे लड़ाई डाल ली, कोई तरजीहात भी होती है ना, पहला काम क्या करना है, फिर दूसरा क्या करना है, फिर तीसरा क्या करना है। भैया वक्त सबसे बड़ा कर दिया, ये क्या किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। सबसे पहले आपको पाकिस्तान का 79वां जन्मदिन, 79वीं सालगिरह, 79वां योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, इस जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। इन खुशियों के अंदर ये याद रखिएगा कि हम हैं कौन, हमारा माजी क्या है, हमारा हाल क्या चल रहा है और हमने अपना मुस्तकबिल कैसा बनाना है। ये तमाम चीज़ें जहन में रख के इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कीजिएगा। और जिस तरह आप हर साल अपने साल का रेजोल्यूशन बनाते हैं, आप सोचते हैं कि अपने लिए मकासद तय करते हैं, अपने न्यू ईयर गोल्स सेट करते हैं, उसी तरह अपने मुल्क के लिए भी सोचते हुए ये गोल सेट कीजिएगा कि मुझे दुनिया में किस तरह तरक्की करनी है और मेरी तरक्की से मेरे मुल्क की तरक्की कैसे होगी। आज के जो मेहमान हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनसे अब बातचीत करेंगे, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से, अगर मैं कहूँ तो वो 2 साल बड़े हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर, मेरी खुशनसीबी है कि आप सर हमारे साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं और हम 14 अगस्त का ये दिन आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपने पाकिस्तान में होश में, यानी कि मैं कहूँ कि आप 16-17 साल की एज में आप होश में थे, आपने वो तमाम एवोल्यूशन देखा है हमारा इस मुल्क का बहैसियत कौम, और आपने सहाफ़ी की हैसियत से तो बहुत सारे एवोल्यूशन देखे हैं। आपको पाकिस्तान की ये ग्रोथ जो है, इसकी जो नशो नुमा है, ये कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लगी। कई काम तो हमने कमाल किए और यानी हम एटमी ताकत बन गए। आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है ना हम, और हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क भी मौजूद हैं आलम इस्लाम में और दुनिया में भी मौजूद हैं। तो कोई ये सलाहियत हासिल नहीं कर सका, तो पाकिस्तान ने इस तरह भी अपने आप को मनवाया। और फिर इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो दुनिया की जो बेहतरीन अफवाज है उनमें शुमार होती है, तो ये भी कमाल है। अच्छा शामी साहब, इस सारी ग्रोथ के अंदर कोई ऐसा लम्हा आया आपने जो ऑब्जर्व किया और जिसमें आपको लगा हो कि ये बुरा हुआ, ये गलत हुआ? मैं बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, हम जितना आगे जा सकते थे ना, हम सनती तौर पर और समाजी तौर पर और तालीमी तौर पर जितना हमारे अंदर पोटेंशियल था ना, उतना हम आगे नहीं जा सके। नहीं जा सके। क्या वजह देखिए, हम अगर एक बच्चा है ना जिसमें सही तो वो टॉप करेगा यूनिवर्सिटी को, और अगर वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो या कभी उसकी सप्ली आ जाए तो फिर उस पर अफसोस तो होगा ना। होता है। तो इस तरह पाकिस्तान ने कई मैदानों में तो कमाल हासिल किया। स्पोर्ट्स में भी आप देख लें, और यानी हमने क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में, रेसलिंग में बड़े नाम कमाए। बहुत नाम कमाए, बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। बिल्कुल किए। और इसी तरह के समाजी खिदमत में आप देखें पाकिस्तानी कौम जो है वो कितनी डोनेट करती है अल्लाह के नाम पर, और कितने बड़े अदारे हमारे यहाँ हैं जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गए हैं। अब देखें हमारे शौकत खानम,
कैंसर अस्पताल है, बिल्कुल। और कमाल पूरी दुनिया में उसको एक देखा जाता है, जी और वक़ार और एहतराम उसका जो है। और इस तरह आप देखें जो हमारे यहाँ अखुवत बिला सूद कर्जा देने वाले डॉक्टर ये अमजद भी साकिब, आप डॉक्टर अमजद साकिब, ये भी एक अपनी मिसाल आप है। दुनिया में कहीं कर्ज़े हसन का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है जितना यहाँ पर है। बिल्कुल ठीक है। फिर अल खिदमत है, ईदी फाउंडेशन है, मतलब फिर बहुत से अदारे हैं हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं। ये आप देखें, इंडस अस्पताल है, तो हमारी अपनी कारवान इल्म फाउंडेशन है, जिसमें हम कम वसीला बच्चे जो हैं उनको वज़ाइफ देते हैं। तो मतलब एक बहुत काम हो रहा है, और तालीम में भी और सेहत में भी सब, यानी इनफरादी तौर पर या यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो लेकिन जो तालीम और की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए थी हुकूमती सतह पर और सेहत पर, वो मेरा ख्याल उसमें कमी रही। और फिर ये भी कि पाकिस्तान जो है उसमें हम एक कामयाबी हासिल करते हैं ना, हम खरगोश हैं ना, दौड़ के पहुँचे और रास्ते में सो गए। हाँ जी। तो हमें वो इस्तक़लाल नहीं है हमारे अंदर। हम जब कामयाबी हासिल करते हैं ना तो फिर सो जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। तसलसल नहीं है हमारे यहाँ, कंटिन्यूटी नहीं है। कॉन्टीन्यूटी नहीं है। अच्छा शामी साहब, ये सवाल वैसे मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आजकल नौजवान क्रिटिकली सोचते हैं, वो जितना ज़्यादा तनकीद की तरफ जाते हैं उसको लाइक करते हैं। एक सवाल नौजवानों के दिलों में भी आता है। हम जब बड़े थे तो हमारे दिलों में था कि हम सुनते थे कि पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हाँ, एक भी कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। तो आप देखें ना, क्या ये सियासी, इसको सियासी वो कहा जाएगा कि हमारे अंदर सियासी ठहराव भी नहीं? लियाकत अली खान जी, वो उनको असैसिनेट किया गया, गोली मार दी गई। यानी 4 साल हुए थे ना पाकिस्तान जी, ऐसे ही। और ये 1951 में जी उनको शहीद कर दिया गया जी। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल, और एक वज़ीर आज़म तो हमारे आए चुंदरीकर, जो 2 महीने 2.5 महीने रहे जी। तो फिर उसके बाद कहा जी ये तो हमने एक अपना दस्तूर बना लिया, ठीक है। 1954 में हमने दस्तूर बनाया। अब वो दस्तूर पहले इससे कि नाफिज होता तो गवर्नर जनरल ने हमारी असेंबली तोड़ दी, कहा जी दस्तूर नहीं बना सकी है, हालांकि वो दस्तूर बना चुकी थी, उन्होंने असेंबली तोड़ दी। हाँ, दस्तूर फिर कटाई में पड़ गया। फिर 1956 में बना लिया, फिर उसे चलने नहीं दिया। 2 साल बाद उसको फौजी इनकलाब आके। तो ये जो हम एक दुनिया का एक मेरे ख्याल वाहिद मुल्क है जिनके यहाँ कोई निज़ाम नहीं चल पाता। हमें बेचैनी इतनी है, बेकरारी इतनी है, हम बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? बच्चा जो है ना 9 महीने बाद पैदा होता है, चलो 7 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन उस सतमाया कहते हैं ना, हाँ हो जाए, लेकिन 6 महीने और 5 महीने में तो एबॉर्शन होती है, बच्चा नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो बार बार ये एबॉर्शन होती है। हमें बेचैनी है, बच्चा 5 महीने में पैदा क्यों नहीं हो रहा, 4 महीने में पैदा क्यों नहीं हो रहा। बल्कि बातों का तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वलीमे के अगले दिन ही सास जो है ना बहू का दरवाज़ा खटखटाने लग पड़ती है, भाई कदम हो रहे हैं कुछ। तो ये जो बेचैनी और बेकरारी है ना हमारी, ये हमें चैन नहीं लेने देती। अच्छा, तो ये बेचैनी और बेकरारी क्या फिर गैर सियासी गैर जमहूरी कुव्वतों को दावत देती है कि बार बार वो इस तरह की चीज़ करते हैं? देखिए, जो सियासी कुव्वतें हैं वो बेचैन, फिर गैर सियासी कुव्वतें जो है बुरोकार आती हैं। इसमें आप देखें ना क्या हुआ, हमारा मुल्क जो है आज वो तो नहीं है ना, यौम आज़ादी जो मना रहे हैं हम, तो हमारा मुल्क जो था तो बांग्लादेश और हम एक मुल्क थे ना, एक मुल्क थे। तो 1971 में फिर 2 मुल्क हो गए ना, 2 मुल्क हो गए। ठीक है। ये क्यों हुआ? इसलिए हमने किसी पटरी पे नहीं चलना, हमने कभी कच्चे पे कभी पक्के पे कभी, तो ये जो है ना डीरेलमेंट हमारे यहाँ हुई है, उसी ने हमें मुश्किलात में मुब्तला किया। ये जो बेचैनी और बेकरारी है, इसकी वजह क्या ताकत का हसूल, लालच
या कोई बहुत ज्यादा फायदा हासिल करना, ये लगती है आपको, या ये सिर्फ ऐसी लाओबाली? जैसे कबायली में हम लगता है जैसे हमारे सियासतदान है या लीडर या मुख्तदरा हमारी जो है वो मुगलों के दौर से नहीं निकले। बादशाहत ही है। बादशाह चाहिए, अगर इख्तदार से महरूम हो गए हैं तो दुनिया अंधेर हो गई है, फिर हर कीमत पर इख्तदार हासिल करना है, और फिर इख्तदार हासिल कर लिया तो फिर हर कीमत पे उसे बरकरार रखना है, और दूसरा बैठा होता है वो कहता है हर कीमत पे इसे ख़त्म करना है, जो मुखालिफ होता है। जो मुखालिफ होता है। तो हमने देखिए हमने जो इख्तदार का खेल है ना, उसको कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हम नहीं खेल सके, और इस वजह से जो कुछ हम हासिल कर सकते थे, जो पोटेंशियल था, जी बिल्कुल, वो उससे हमने बहुत कम हासिल किया उसके मुकाबले। है ना, आप एक ज़माना ऐसा था कि हम जर्मनी और जापान के हम पल्ला थे। जी बिल्कुल थे। और अगर हम उस तरीके से बढ़ते रहते, हमारा एक अदारा था वो ये बीको, अब जिसको पीको कहते हैं जी, जहाँ मैं रहता हूँ ना, मुझसे कोई 4-5 किलोमीटर के फासले पर वो अदारा है। मैं पीको रोड पे रहता हूँ। जी ठीक है। अब आप देखें, आप वो खंडर है एक, वो फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और ऐसी फैक्ट्री थी कि जिसमें चुएन लाई आए जब वज़ीर आज़म थे, तो वो उस फैक्ट्री को उन्होंने विजिट किया और उनसे पूछा कि क्या चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं बच्चे, यहाँ वो इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं? ये उन्होंने पूछा और विजिटर्स बुक पे लिख के गए। यानी आप देखें इस तरह से, और अगर वो ही फैक्ट्री काम करती रहती तो आज वो जहाज बना रही होती, गाड़ियाँ और ट्रक, तो बात की बात है ना। लेकिन उसको फिर नेशनलाइज किया, सरकार ने कब्जा किया उसके ऊपर भुट्टो साहब के दौर में, और आज वो खंडर है। बिल्कुल खंडर है शामी साहब। मैं तो अभी ये आप जाके देखें, वो पीको की जो कहानी है ना, वो पूरे पाकिस्तान की कहानी। हमने PIA बनाई, कमाल हासिल किया जी, पूरी लोगों को सिखाया, मिडल ईस्ट में लोगों को सिखाया। हमारे टीचर जो थे उन्होंने वहाँ जाके पढ़ाया। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेज ऐसे थे जिसमें पूरे मिडल ईस्ट से लोग आके पढ़ते थे, अफ्रीका से आके पढ़ते थे। हम उनके लिए लंदन थे, उनके लिए हम न्यूयॉर्क थे, वाशिंगटन थे। शामी साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बादशाहत की आपने बात की, शुरू में आपने कहा कि बादशाहत की तरह सोचते हैं, ये बादशाहत हम जो इदारे हैं या हमारे जो लोग हैं, ये उनके दिल से भी नहीं निकली। एक फैमिली के दिल में बादशाह बनते जा रहे हैं, और दूसरे हम सारे के सारे गुलाम हैं, हमने गुलामी करते रहना। क्या ऐसा नहीं, मतलब देखे ना कि ये जो आदमी, ये अजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर से मारे उसे कर खराब उल्टा। तो देखिए, अब आप देखिए, अभी वज़ीर आज़म बदला गया है जी बरतानिया में जी, उसकी अपनी पार्टी ने बदल दिया। उसमें असेंबली में को अदम एतमाद की तहरीक पास नहीं हुई, वो इलेक्शन नहीं आ रहा, उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि नहीं, दूसरा आदमी होना चाहिए। आगे दूसरा आदमी उसकी जगह इलेक्ट हो गया। और हमारे यहाँ भी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे इंतकाम लिया गया या मेरा उसने रोना पीटना किया, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भी जब मार्शल 58 का मार्शल था, उससे पहले मुस्लिम लीग के अंदर ही बदल जाते थे वजीर आजम। 1.5 साल में बदल गया, मुस्लिम लीग ने दूसरा चुन लिया, कोई हंगामा नहीं, कोई फसाद नहीं, अपना कारोबार मुल्क चलता रहता। अब तो जनाब कि जिसका इक़्तिदार ख़त्म होता है वो हमें चैन लेने नहीं देता है, उसको चैन आता है। हमारे खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, आमीन, और उनकी मुश्किलात भी कम करे, आमीन। अगर नो कॉन्फिडेंस हो गया था, अगर नॉर्मल रहते, अगले इलेक्शन की तैयारी करते, तो आज वो पता नहीं कहाँ बैठे होते। अच्छा, मैं खान साहब की बात अब आपने शुरू कर दी है। खान साहब, मैं अभी बाहर मुल्क से बाहर था, अमेरिका में था, लंदन रुका, इस तरह पूरी एक आधी दुनिया घूम के आया। वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं या खान साहब के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो खान साहब को पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क को हमारा एक इदारा है उसने ख़राब कर दिया,
और ये एक ऐसा उनके दिमागों में चीज़ें डाल दी गई हैं कि ये इदारा अगर होता है तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये इदारा नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। ये क्या माजरा है और ये किस तरह ये चीज़ें सेटल होगी? अब मुश्किल ये है कि उसी इदारे के साथ मिलकर वो इक़्तिदार में आए थे। अब वो कहते हैं कि बस मुझे इक़्तिदार में ले आया, उसके बाद उसको चौकीदारी करनी चाहिए मेरी। भाई आप जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को स्पेस दें, हार जाएं हार मान लें, जीत जाएं आराम से हुकूमत करें। तो अदालत को क्या जरूरत है उसमें दखल देने की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी कि ये स्पेस तो सियासतदान ही क्रिएट करते हैं ना। जब आप कहेंगे वो भाई हमारे खान साहब, जिनका मुझे बड़ी मोहब्बत, मुझे उनसे बड़ा एहतराम है जी, ऐसे ही। और बड़ी अभी मैं एक इजलास में था, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सेहत के शोबे में काम कर रही हैं, उनका एक इजलास था। ठीक है। हमारे वो रहमत अली ट्रस्ट अस्पताल है जी, उसके इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर खालिद महमूद रसूल, उन्होंने बुलाया होता। उसमें सारे अदारे थे, अल खिदमत वाले भी थे, अल इजाज़ अस्पताल था, सरीर अजीम था, शौकत खान अस्पताल वाले भी थे। उन्होंने जो अपनी कामयाबी की कहानी बयान कर रहे थे, मौजूद कुल हमारे सामने। दुनिया कहती थी ये अस्पताल नहीं चल सकता, उन्होंने कहा बना के भी दिखाया, चला के भी दिखाया, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जी, ऐसे ही है, अस्पताल बन रहा है, एक सिस्टम अच्छा बना हुआ और दुनिया में उसको माना जा रहा है। तो बात यह है, ये काम उन्होंने किया ना जी, किया, एक सिस्टम में काम किया ना, सिस्टम ने काम किया। सियासत में वो सिस्टम नहीं चलने दिया उन्होंने, ना बनाया। अगर सियासत को भी उस तरह चलाते जिस तरह शौकत खान ने चलाया, तो आज हम कायदे आजम की तस्वीर के नीचे उनकी तस्वीर भी हमने लगाई होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। अब ये जो हमारे लीडर हैं, इनको इस पे गौर करना चाहिए ना। अच्छा शामी साहब, ये जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं, हम पाक फौज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में जो शुरू से लेके अब तक बहुत अमल दखल रहा है। इवन अगर हम अयूब साहब से शुरू करें, जनरल अयूब से शुरू करें और आज तक आए, तो क्या आपको नजर आता है इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है? अयूब साहब जो थे वो तो सिकंदर मिर्जा सदर थे ना जी, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया उनके साथ। जी लगाया, जी लगाया। अगर वो ये उनको शय ना देते तो मार्शल लॉ लग पाता। अब अयूब खान सोचते थे मुल्क को बेहतर होना चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, उनके जहन में एक अपना नक्शा था, और उन्होंने वो जो हमारा दस्तूर था उसको ख़त्म कर दिया, एक अपना दस्तूर दिया, सदारती निज़ाम कायम कर दिया, बल्दियाती अदारे भी कायम कर दिए, और मुल्क तरक्की भी की, उसमें कोई शुबा नहीं, तरक्की की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब उनके खिलाफ बगावत हो गई, तहरीक चली ना, तो फौज ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, इदारे ने ही साथ नहीं दिया। अब वो इक़्तिदार छोड़ने पे मजबूर हो गए। या खाने का अब मैं क्यों ना बैठूं इन तख्त में, ऐसे ही था, ठीक है ना। हाँ। और जब अयूब खान गए तो मुल्क को भी साथ ले गए। जी ऐसे ही हुआ। तो आप बताएं, अब अगर हमारी जो सियासी हुकूमतें थी, उनको अयूब खान को एक टर्नओवर उनका पूरा हो गया था, दूसरा टर्नओवर ना देते, रिटायर हो गए थे, रिटायर कर देते, तो ये फसादी बर्पा ना होता। ये दूसरे टर्नओवर में किया ना उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी सेम हुआ था। अब जनरल मुशर्रफ जो है उनको भी इदारे ने साथ नहीं दिया, फिर बाद में पहले तो उन्होंने जनाब जो वजीर आजम है, उन्होंने तो जनाब वो भट्ट साहब को बनाया था ना जी, जियाउद्दीन भट्ट साहब को जी, उनको फूल भी लगा दिए थे। जियाउद्दीन थे, सलाउद्दीन थे, जियाउद्दीन भट्ट साहब थे, ठीक है ना। अच्छा। उनको फूल लगा दिए, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, उन्होंने उसका हलफ भी उठा लिया है जी, ऐसे ही हुआ। और उन्होंने बगावत कर दी अपने जनरलों के साथ मिलकर, कि नहीं मैं नहीं मानता इसको। अब ये भी गौर कर लेना, बगावत हो गई, बगावत थी ना, बगावत। यानी वजीर आजम ने, अब वजीर आजम ने उनको पहले घर भेजा जब वो जहाज में थे, जहाज, उसके बाद नया उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। उससे पहले वजीर आजम ने वो जो हमारे करामत साहब थे उनको घर भेजा, जहांगीर करामत। तो बात ये है ना कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे मुगलों के दौर में जिंदा है, जैसे शाहजहां के बेटे लड़ रहे हैं या अकबर के बेटे जो है एक दूसरे के दर पे हैं, ये मसला बना हुआ। यानी कि पानीपत की लड़ाई छिड़ी हुई है। हमें ये मसला है। अगर हम
हम समझ लें ये दुनिया बदल चुकी है। हमारा एक दस्तूर है, उसमें वोट के जरिए हुक्मरान बनते हैं, वोट के जरिए उनको घर जाना चाहिए, दस्तूर में लिखा हुआ है, हमने उसके मुताबिक अमल करें। देखो ना, आप एक कंपनी में आते हैं, उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, अगर आप उनको फॉलो ना करें तो कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा शामी साहब, मुशर्रफ साहब की मैंने बात की, उसमें भी ऐसा हुआ था कि सेकंड टेन्योर में इदारे ने साथ नहीं दिया था। जब उन्होंने कहा मैं चिमट गया हूं इख्तिदार से, हाँ, तो इदारे ने साथ नहीं दिया। इदारे ने साथ नहीं दिया। कैनी साहब आ गए। अब कैनी साहब को वो, मुझे भी एक दोस्त मिले जो परवेज मुशर्रफ से आखिरी अयाम में उनके मिलते रहे थे, वो कहते वो सबसे बड़े जो दुश्मन थे किसी के या गाली देते थे तो जनरल अशफाक परवेज कैनी को देते थे कि उसने मुझे धोखा दिया। मुशर्रफ साहब को गाली, मुशर्रफ। अब अशफाक परवेज कैनी जो है उन्होंने हमायत विड्रॉ कर ली। जी, कर ली। चीफ जब वो बने, जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए थे तब उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो अब ये जब उन्होंने वो आर्मी चीफ बने तो वो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो खोखले हो गए। और भाई अल्लाह के बंदे, आपने टेक ओवर क्यों किया? वजीर आजम ने आपको घर भेजा था, चले जाते। ठीक है, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मुनासिब फासला नहीं था, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला ना होता तो अच्छा था, लेकिन वो कानूनी बुनियाद तो उसकी थी ना, वजीर आजम को हक था। यशा शामी साहब, एक और साहब थे, यही अगर डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं अभी, ज़ियाउल हक साहब। हाँ। हमारे जो अक्सर लिबरल्स हैं वो ये कहते पाए जाते हैं कि हमें जो इस्लामोफोबिया की अब बात होती है या जिस तरह एक एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, ये ज़िया साहब का तोहफा है इस मुल्क के लिए। क्या ऐसा सच है कि वो इस मुल्क को और तरह से फंडामेंटलिज्म की तरफ डाल गए और चीज़ों को ख़राब कर गए? ऐसा हुआ? देखो भट्ट साहब, बड़ी अजीब बात है, जब सकूत ढाका हो गया ना, जी, और उस वक्त पूरे मुल्क में एक हंगामा बरपा हो गया। आप कितनी उम्र थी आपकी इस वक्त? सकूत ढाका में? हाँ। मैं पैदा भी नहीं हुआ। पैदा नहीं, बाद में पैदा। हाँ, जिसमें 86 की बजाय पूरे मुल्क में ना शराब खाने तोड़ दिए लोगों ने। सकूत ढाका पे? ढाका के बाद। अच्छा, सकूत ढाका के बाद। हाँ। हमारे इस मगरबी साइड हाँ, हाँ। लाहौर में भी, मुख्तलिफ शहरों में ना शराब खाने तोड़। उस वक्त शराब खाने मौजूद थे। अच्छा, शराब पर पाबंदी नहीं थी। ठीक है ना, ठीक है। अब वो आप 71 की बात कर रहे हैं? 71 की बात, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, हमने इस्लाम जो है उससे उसको फॉलो नहीं किया, हम इस्लाम से गद्दारी की है। ठीक है, हमें मुसलमान बनना चाहिए, ठीक है, इस्लाम लाना है, ठीक है। उसके नतीजे में वो जो सेंटीमेंट पैदा हुआ, वो भुट्टो साहब के खिलाफ भी फिर जब वो तहरीक चली है ना, उसका नाम क्या रखा था? तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, जो भुट्टो साहब के खिलाफ थी। हाँ जी, वो वहां से उसकी शुरुआत हुई। सकूत ढाका में उसका बीज रखा गया। ठीक है। तो जब आपने इस्लाम का नाम लिया, फिर मौलवी आगे आ गए। अब जनरल ज़ियाउल हक जो है, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने भी नारा इस्लाम का लगाया। बिल्कुल लगाया। इस्लाम का नारा लगाया तो उलमा कलाम जो है उनको इकट्ठे हो गए उनके गिर्द। फिर जिस तरह उन्होंने कहा ये हदूद ऑर्डिनेंस ले आओ, ये इस तरह कर दो, इस जो फिक्ही अमूर थे उनमें मार्शल उलझ गया। बजाय इसके कि को आप ब्रॉडर प्रिंसिपल पे बात करते, कोई मसावात पैदा करते, कोई तालीम आम करते, निज़ाम की तरफ तवज्जो देते, लोगों को ऊंच नीच ख़त्म करते सोसाइटी में, लोगों को मौक़े देते, यानी इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उनकी तरफ तवज्जो होती। वो जो फ़िक़ही मामलात थे उसमें मार्शल उलझ गया और उसको उलझा दिया गया। तो मार्शल इसी काम में लग गया, हुदूद ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, उनका नमाज पढ़ा रहा है, दफ्तर में छुट्टियां हो रही हैं, सारे काम होते रहे, लेकिन वो उसकी जो बुनियाद है ना, वो सकूत ढाका था। अच्छा शामी साहब, ये जो डिक्टेटर होते हैं हमारे मुल्क में, हमने बहुत सारे डिक्टेटर देखे, अयूब खान साहब को देखा, याया साहब को देखा, हमने ज़ियाउल हक साहब को देखा, हमने मुशर्रफ साहब को रिसेंटली देखा, उनको अच्छी तरह ऑब्जर्व भी किया। ये मुल्क के अंदर एक इनके दौर में मैंने जो अपने देखा है कि इनके दौर में बल्दियात को बड़ी अहमियत दी जाती है कि बल्दियात को, और वो हमारे आइन का हिस्सा भी है। आर्टिकल 140A के मुताबिक ये होना चाहिए, बल्दियाती हुकूमतें बननी चाहिए। और दुनिया में जमहूरियत में देखें तो बेहतरीन चीज़ वो बल्दियाती हुकूमत की मजबूती है, जिससे गुड गवर्नेंस निकल के सामने आती है।
और जब भी सियासी हुकूमत आती है वो सबसे पहले आर्टिकल 140A को रद्द करती है, उसको डिले करती है, अदालतों में डालती है, इस तरह करती है। ये सियासी हुकूमतें आर्टिकल 140A यानी बल्दियाती हुकूमतों से डरती क्यों हैं, और जो डिक्टेटर है वो इसको लाना क्यों चाहते हैं? देखे ना, वो इसलिए है कि जो बल्दियाती अदारे कायम होते हैं तो हज़ारों लाखों लोग उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। हाँ जी, है? सबका अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। उससे ज़रा उनको सुकून मिलता है, यानी कि ध्यान फिर डिक्टेटर की तरफ नहीं जाता। एहसास महरूमी है निचली सतह पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारी की जमहूरियत है, ये दुनिया की वाहिद जमहूरियत है हमारी। दुनिया का कोई और जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान जो हैं उन्होंने अपना नाम जमहूरियत रखा हो। 2-2.5 हज़ार अफराद वो कहते हैं हम जमहूरियत हैं। जी, ऐसे ही कहते हैं। आप देखें, अभी चाइना पे एक दफ़ा हम वो कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे एक मजलिस में, तो मेरे बेटे उस्मान शामी जो हैं वो चाइना में पढ़े हैं। उन्होंने वहाँ बताया कि 1,30,00,000 अफराद जो है ना वो चाइना में हर 5 साल के बाद मुंतखब होते हैं। 1,30,00,000? हाँ जी, इंतज़ाम चलाने के लिए। ठीक है, नीचे से होते हैं। हाँ, नीचे से ऊपर तक कम्युनिस्ट पार्टी उनको नॉमिनेट करती है, फिर लोगों का एतमाद हासिल करते हैं। वो निचली सतह से ऊपर तक हुकूमत का निज़ाम संभालते हैं। दुनिया में बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा है ना। अब आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, लाखों अफराद, अगर अब आपके यहाँ बल्दियाती इदारे कायम हो जाए तो 5 लाख लोग कम अज़ कम उनमें इन्वॉल्व होंगे। जी होंगे। यूनियन काउंसिल बल्कि ज़्यादा ही होंगे, यूनियन काउंसिल से लेके ऊपर तक। आप मुझे बताएं कि जो वो नौजवान उसमें आएंगे उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको पता लगेगा काम कैसे करना है, नज़्म नस्क कैसे चलाना है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ेंगे तो जमहूरियत की जड़ें कायम हो जाएंगी। हमारे कहते नहीं, हम जो है ना, हमने सड़क भी हमने बनानी है, बल्दिया भी हमने संभालनी है। हमारा वज़ीर आला जो है वो अपने आप को समझता है मेयर भी मुझे ही होना चाहिए, मोरी काउंसलर भी खुद ही मोरी काउंसलर भी होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप अदेल कर रहा है कि मैं आलू गोश्त खाऊं, ठीक है, आप अपने खानदान में से या अपनी बेगम से कहेंगे तो पका दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ करेंगे तो गोश्त ले आएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, आलू भी मैं लाऊंगा, गोश्त भी लाऊंगा, पकाऊंगा भी मैं और फिर खाऊंगा भी मैं, खुद भी तकलीफ में आऊंगा और दूसरों को भी तकलीफ, घर वाले भी बेजार, आप भी बेजार, आलू गोश्ता भी बेड़ा गर्क। तो पर ये काम हमारे यहाँ हो रहा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है, ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां बल्दियाती इदारे कायम नहीं है। हाँ जी, मैं अभी तुर्की गया, बल्दियात, लंदन में बल्दियात, न्यूयॉर्क में तैयब एर्दोआन जो है कहाँ से आए हैं? बल्दियात, इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। जी ऐसे ही। अभी भाई आप देखें, जो मेयर है लंदन का जी, उसके बाद कितना इख्तियार है। जो न्यूयॉर्क का मेयर है ममदानी, वो ट्रम्प को आंखें दिखाता है। जी आंखें। अच्छा, अब इस्तांबुल में जो उन्होंने बल्दिया चलाई और जो गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की, लोगों ने कहा जनाब कमाल है, इस शख्स को तो मुल्क का सरबराह होना चाहिए। वहां से बुनियाद पड़ी उनकी। हमारे यहाँ पर भी शुरू में जब बल्दियात मजबूत हुई थी, 2-3 लीडर निकले, मियां आमिर महमूद निकले, मुस्तफ़ा कमाल निकले, नेमतुल्लाह खान निकले, बहुत लीडर निकलते आए। चौधरी परवेज इलाही भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हुए थे, मगर अब ये काम तो नहीं। अब जो सूबाई असम्बली वाला और कौमी असम्बली वाला, आप देखें इंडिया की कितनी बड़ी आबादी, इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़ है जी, और इंडिया की जो लोकसभा है उसके कितने मेंबर हैं? 500-550 जी, 550। तो हमारी जो है, हमारी 25 करोड़ है। हमारी जो 300 से ऊपर 371 पंजाब में ही है ना, पंजाब में है। और नहीं, अब मरकज में देख लें 271। अब गौर कर लें, वो 1 अरब 40 करोड़ और 500-5.5 उनके बंदे। क्यों? इसलिए कि नीचे इदारे काम कर रहे हैं, बल्दियात काम कर रही है। अगर बल्दियात काम कर रहे हों, काउंसिल सिस्टम, तो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान जो हैं इनके आधे रह जाए, इनकी तो आधे होना चाहिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हल्के बड़े हों। अब क्योंकि नीचे काम नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं उनको बढ़ाते जरा।
तो जब तक ये हम नीचे से ऊपर तक लोगों को खुद मुख्तार नहीं करेंगे ना, हमें हमारी कोई जमहूरियत हमारी नहीं चलेगी। तो शामी साहब फिर जमहूरियत का नारा तो फजूल ही है इसके बगैर, फिर काहे की जमहूरियत? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब दस्तूर जो है उसकी रूह को आपने कुचल दिया और उसकी आड़ लेके बैठे हुए हैं आप और हमारा गला दबा रहे हैं। अच्छा शामी साहब, अभी हमारा एक दोस्त है इकरार, उसने पार्टी बनाई, फिर उस जवाद भाई ने भी पार्टी बनाई, इकरारुल हसन ने, इकरारुल हसन, जवाद ने बनाई, जवाद भाई ने भी पार्टी बनाई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी तो कामयाब हो गई ना, उन्होंने भी एक स्टार थे, उन्होंने पार्टी बनाई। अब ये दो स्टार हैं, ये भी पार्टियां बना रहे हैं अपनी अपनी। ये इमरान खान साहब आए थे, इंसाफ का नारा लेके आए थे, वो बहुत उस वक्त चला और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। फिर वो जब अभी उसमें मकबूल तो हुए ही हुए, लेकिन फिर वो मरूसी सियासत के खिलाफ थे। ये दोनों भी मरूसी सियासत और एक बराबरी की बात करते हैं, और इकरार जिनसा है वो मरूसी सियासत को हटाने की बात करता है, वो आम आदमी के ऊपर आने की बात करता है। लेकिन ये दो जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो ऊपर बैठी हुई हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती, और ना ही मेरे ख्याल से हमारे लोगों में भी ये वो क्या कहते हैं ना, दिल गुर्दा है देखे ना कि वो चेंज करें। इकरारुल हसन है या जवाद साहब हैं, ठीक है, अपना जोशो जज्बा है, लगे हुए हैं। अगर ठीक है, उनको हक हासिल है, अगर लोग उनको वोट देंगे तो हम आ जाए आगे। लेकिन लोगों का ट्रेंड तो नहीं है ये, लोग तो मरूसी सियासत के साथ चलना पसंद करते हैं। वो नहीं, इमरान खान को वोट दिए ना, इमरान के पीछे लगे ना जी, तो उनको रद्द किया ना। लेकिन इमरान खान को भी तो जब सपोर्ट मिली थी इदारे की, तब वोट मिला था। अवाम देखे ना, इमरान खान जो है, अवाम तो खड़े हुए ना उसके साथ। इमरान खान 80% था, फिर उसको 100 कर दिया। अच्छा ठीक है, 70 था या 100 कर दिया जी, ठीक है। ये नहीं था कि 20 था 100 कर दिया, ठीक है। 80 था तो 100 किया, ठीक है ना, ठीक है। इमरान खान ने अपनी एक जिद्दोजहद से अपनी एक बेस बनाई, ठीक है, और फिर उसने एक पॉपुलर लीडर के तौर पे आ गए। तो ठीक है, आप मुकाबला करें उनका। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं, लोग भी चाहते थे ना बदलें, कुछ नया देखें। बदलना ही चाहते हैं हम, लोग बदलना ही चाहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो बदलना चाहिए था ना, आगे डिलीवरी जो है वो खान साहब से नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, बस ये हुआ, तो फिर वापस हो गए। लेकिन उसके बाद फिर जब वो इदारे के खिलाफ हुए, तो जो इदारे के खिलाफ लोग थे वो भी उनके साथ मिल गए। तजावुज है ना, तजावुज किया ना आपने। अदारे, यही तो मुश्किल है ना, कि भाई अपने जज्बात को काबू में रखना, ये भी तो बड़ा ज़रूरी बात होती है ना। यानी आपने अगर अपने आप का धमाका आपने उस हाथ में कर लिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, मेरा एक पाँव जख्मी हो गया है तो दूसरा भी कर लूँ, तो दूसरा तो नहीं करना ना, पहले एक पाँव का इलाज करना है। हाँ, तो सियासी, आप खान साहब को समझते हैं, खान साहब को सियासी बसीरत अच्छी है, मर्दम शनास है? नहीं, अब देखें, अब जेल में है, मैं उनके क्या कहूँ उनके बारे में। अब उनके बजाय मुझे दुआ करता हूँ, दुआ अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान, आमीन, अल्लाह ताला। लेकिन अगर अब बड़ी अजीब बात मुझे लगी, खबर मैंने पढ़ी, पता नहीं ठीक है या गलत है, कि अकबर बाबर, जिन्होंने उनके खिलाफ, वो फाउंडर कहते हैं मैंने उनके घर जाना, PTI के ना, और वो बड़ी तारीख उन्होंने दरखास्तें दी उनके खिलाफ PTI के, और उनकी फंडिंग के बारे में सवाल उठाए जी, फॉरेन फंडिंग केस उन्हीं का है। अब उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने मुझे पैगाम भेजा है कि पुराने जो हमारे साथी हैं उनको इकट्ठा करो, और मैं जेल से बाहर आके पहला काम करूंगा, अकबर बाबर के पास जाऊंगा। ये अब अकबर बाबर ने ये बात कही है, वल्लाह आलम ये बात दुरुस्त है कि नहीं है? हाँ, लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है। अगर ये पैगाम दुरुस्त है, इसका मतलब है कि खान साहब भी कुछ गौर कर रहे हैं ना, अपना एहतसाब कर रहे होंगे। बिल्कुल, अकेले बैठ के कि क्या गलतियां की हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। आदमी बिल्कुल करता है अपना एहतसाब, मेरे ख्याल से खुद तो अगर वो खुद एहतसाबी कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि खान साहब में अब सियासी बसीरत आ जाएगी इस जेल काटने के बाद? नहीं, मेरा मतलब अगर वो खुद गौर करें, अगर कि उन्होंने आखिर कुछ तो किया होगा ना, जो उनकी अपनी पार्टी उसमें फूट पड़ गई, उनकी लड़ाई फौज से शुरू हो गई, अपोजिशन से शुरू हो गई। मैंने तो उनसे पूछा था जब उनके इक़्तिदार के आखिरी दिन थे, मैंने पूछा, खान साहब ये सबसे लड़ाई डाल ली, चाहते क्या थे आप? कोई तरजीहात भी होती है ना, पहला काम क्या करना है, फिर दूसरा क्या करना है, फिर तीसरा क्या करना है, फिर भैया वक्त सबसे बड़ा कर दिया, ये क्या किया आपने? कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया? नहीं, इसलिए कि उन्होंने लड़ाई तो सबसे पड़ गई ना, कि जब आप चौमुखी लड़ेंगे
तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। और तो प्रॉब्लम हो गई ना, फिर सारे दुश्मन है, हर तरफ से आप पे हमला होगा। अच्छा शामी साहब, हमारी नेशन है, हम बहैसियत कौम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमने ना नेशन के अंदर एक नाम डाल दिए हैं, को मिलेनियल्स हैं, यानी कि मैं मिलेनियल हूँ जो 80 के 90 की दहाई में पैदा हुए हैं। उसके बाद अब जेन जी आगे आ जाते हैं, फिर अल्फा आ जाते हैं, फिर इस तरह पे आगे बहुत सारे चलते हैं। आपने हमारा एवोल्यूशन कैसा देखा है कि अब मौजूदा नौजवान है, अब उसको कैसा देखते हैं वो? आपको लगता है कि मुल्क से प्यार करता है, मुल्क के बारे में सोचता है? और जिस तरह कॉकरोच पार्टी पीछे हमारे हमसाये मुल्क में एक बड़ा इनकलाब सा उठा कॉकरोच का, इसका हम अरब स्प्रिंग के नाम से भी हम इसको देख चुके हुए हैं, इसी तरह की एक नौजवान नस्ल को इनकलाब लाते हुए जिस तरह कॉकरोच पार्टी ने किया। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क में भी नौजवान इसी तरह बेदार हैं, सियासी शऊर है और वो चीज़ों को समझते हैं और कुछ करना चाहते हैं? हमारे नौजवान बेचैन ज्यादा हैं, बेचैन ज्यादा है। तो बेचैनी एक अच्छी चीज है, लेकिन बेचैनी को करना चाहिए ना, किसी गाड़ी ट्रैक पे चढ़े ना। ये जो खान साहब हैं 73 साल के होंगे ना इस वक्त, 73 के, और नौजवानों के लीडर हैं ना जी है? तो नौजवान जो हैं वो भी पीटीआई के साथ मिले थे ना, कि भाई इनकलाब लेके आएंगे। वो तो हमारी जनरेशन मिली थी ना, मिलेनियल्स मिले थे। कितने आए नौजवान आगे? नहीं, उनकी पार्टी में से कोई नौजवान नहीं आए ना, ऐसे वाले ही आए। मौके जो हैं आप देना उनको। अब ये लोकल बॉडी सिस्टम बनाए, उसमें भी नौजवानों को मौके मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अपने अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में उनका टैलेंट जो है वो बुर्रकार आएगा, उनको आगे आने दें, तो उनकी बेचैनी थोड़ी सी खत्म होगी। अगर आप सारे रास्ते बंद कर लेंगे तो फिर तो तूफान तो आएगा ना, सैलाब आएगा। ये कॉकरोच पार्टी को आप कैसा देखते हैं? हमारे मुल्क में आ सकती है? एक कॉकरोच पार्टी थी, वो तो जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कह दिया, उन्होंने एक तंज किया ना कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच जो है वो बड़ा ढीठ सा होता है, चलता रहता है, आसानी से मरता नहीं है, ठीक है ना। अगर चाहे वो स्प्रे याद हो गए जल्दी मर जाता है, लेकिन वो आसानी। तो अब वो कॉकरोच कह दिया उन्होंने उनको। उन्होंने तो ज़रा उनकी थोड़ी खिंचाई करने के लिए कहा था, यानी हकारत से कहा था। उन्होंने कहा आप कॉकरोच हैं तो हम कॉकरोच ही सही, ठीक है ना। जब ये तो नतीजा ये है, उन्होंने एक जलवा दिखा दिया अपना। अब ये कॉकरोच जो है, उन्होंने मोदी साहब को जिद तो कर दिया, लेकिन आगे क्या करेंगे? आगे यही कॉकरोच जो थे बांग्लादेश में इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। अच्छा, पीछे एक बयान आया वज़ीर दाखिला साहब का, उन्होंने कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर गया, अब जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, क्योंकि अब 14 अगस्त है, आज आज़ादी का दिन है। तो ये बात बड़ी मुझे भी वो करती रही कि वो बात, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हकीकत तो थी कि इसको जितना मर्जी जोर लगाते रहे, जितना मर्जी इसमें पैसा इंजेक्ट करते रहे, जब तक आप इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, आप इसके अंदर बड़ी मेजर चेंजिंग्स नहीं लेके आएंगे, ये तो इसी तरह हमें ज़रीदो ख्वार करता रहेगा। फिर जाने वाला दूसरे पे इल्ज़ाम डालता रहेगा, उसके बाद आने वाला अपने पीछे पे इल्ज़ाम डालता रहेगा, और ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम चलता रहेगा और हमारा कुछ नहीं बनेगा। नहीं, निज़ाम को चलने तो देना, जो हमारा दस्तूर है उसके मुताबिक काम तो करने देना। तो आपको लगता है दस्तूर के मुताबिक काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, तजावुज़ हो रहा है ना। अच्छा, आप वैसे इस जो यूनिट बढ़ाने की बात हो रही है, इसके हक में है कि नहीं? मैं तो इस हक में हूँ कि इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। यानी आपका कहने का मकसद है कि बल्दियात को मजबूत होना चाहिए। बल्दियात जो भी मुमकिन, अगर कंसेंसस ले आए, पार्लियामेंट फैसला करे, जो भी अगर तरीका इख्तियार करे, अगर छोटे सूबे बनाना चाहते हैं बना लें, तब तरीक़ेकार है ना उनका एक। अगर वो नहीं बन सकते तो ये नीचे अपना इंतज़ामी यूनिट बना लें, बल्दियात बना दें, कुछ करें। बुनियादी बात यह है, वो डिंग सियाओपिंग ने कहा था ना कि बिल्ली अगर चूहे मार रही है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका रंग काला है या सफ़ेद? हमारी बिल्ली चूहे नहीं मार रही, हमारी बिल्ली चूहों की सहेली बन चुकी है। अच्छा, बस। तो बिल्ली चूहे मारे तो फिर ठीक है, अब बिल्ली अपना काम करे। आप उसको अगर सूबे बना, हर चीज़ का एक तरीका है ना। जी है। आप ये तो नहीं कर सकते हर बात एक बंदूक उठा के खड़े हो जाएं कि ये करें वो करें। कौमें ऐसे तो नहीं चलती, उनको अपने मामलात खुद देखने पड़ते हैं ना। अच्छा, हमारे ओवरसीज जोन से हैं,
वो हमसे बड़े नाराज़ पाए जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा निज़ाम यहाँ पर ठीक नहीं है, हमारी चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा कुछ बनता नहीं है। हालांकि बाहर जाके देखा जाए ना उन ओवरसीज़ को, तो वहाँ वो ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। लेकिन उनको शिकायतें अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे कुछ होते शिकायतें तो उनकी ठीक है ना, यहाँ जायदाद खरीदते हैं, उस पर कब्जा हो जाता है, फिर मुकदमे चलते हैं। हैं। उनके अपने ही जो होते हैं ना भाई बंद दोस्त अहबाब, वही उनको चूना लगा जाते हैं। ये भी तो है। यानी कि हमारे लिए तो वो पैसे कमाने वाली मशीन होते हैं ना, ठीक है ना? कमाई जाओ तो सानू दे ही जाओ। अच्छा, अब मसला एक और है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, ये भी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ओवरसीज जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान की जमातें बना रखी हैं बाहर। हाँ। ठीक है ना? कोई इंडिया जो है ना, इंडियंस ने कोई कांग्रेस नहीं बनाई हुई, बाहर मुल्क से बाहर कोई बीजेपी नहीं बनाई हुई, नहीं बनाई। वहाँ सब वो इंडियंस हैं। बांग्लादेश वालों ने ना, ओवरसीज में कोई भी अवामी लीग नहीं है, कोई बीएनपी नहीं है, लंदन में कोई पार्टी नहीं है उनकी, कोई पार्टी नहीं है। ठीक है ना? ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान ने ये भुट्टो साहब ने ये बिदअत शुरू की थी, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाया इसको। अब हर जमात जो है ना, वो बनी बाहर बैठी है, और जो हम यहाँ लड़ रहे हैं वो वहाँ लड़ रहे हैं। तो ये जो हमने ये पहले तो हम देखें ना, उनको पार्टियां बनानी नहीं चाहिए, उनको मुल्क के साथ जोड़ना चाहिए। वो अपनी सियासत में, अब वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हों। हाँ, जिस मुल्क में है वहाँ की वहाँ असर और रसूख बढ़ाए अपना, वहाँ कोई पाकिस्तान का पैगाम आके बजाए। अब वो बजाय इसके वो पाकिस्तान की सियासत जो है उसी में लड़ रहे हैं। अब उनको यहाँ आके वोट वो दे नहीं सकते, वो आएंगे 200-400 आ जाएंगे, वोट डाल देंगे, वहाँ बैठे नाराज़ होते रहते हैं। अब कभी कहते हैं हमें यहाँ बैठे हुए हुकूमत और वोट डालने का हक दो, कभी कुछ कहते हैं। तो अब उनका दिमाग जो है वो यहाँ अटका हुआ है। दिल उनका यहाँ होना चाहिए, दिमाग वहाँ होना चाहिए। उन्होंने दिमाग को भी इस काम में लगा दिया। तो वो आपको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं भाई, आप वहाँ इन पार्टीबाजी में क्यों आते हैं? आपको तो चाहिए वहाँ से आए, यहाँ की पार्टियों को इकट्ठा करें, उनको कहीं तमीज़ सीखो भाई। एक जहाँ वहाँ जो पार्टियां जिस तरह मिल एक दूसरे को डील कर रही हैं ना, अपनी पार्टियों को सिखाएं। बिल्कुल। शामी साहब, सारों को नटशेल में लेके आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर लोगों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सियासी जमात वर्सेस अस्करी क़यादत, ये इन दो हमारे मुल्क में पोल हैं बड़े, और इन्हीं के दरमियान हम उलझ के रह जाते हैं। हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ, किसकी तरफ जाएं? ये कैसे पोल जो उनसे हैं, ये जिस तरह इनका आईनी किरदार है, ये उसके अंदर कैसे आएंगे? कोई अस्करी किरदार बड़ा वाज़ेह है। पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अस्करी अदारे उसके नीचे हैं। लेकिन आपको नजर आता है क्या ऐसा होता है? जब पार्लियामेंट अपना आपको यकसू करेगी, अपना किरदार अदा करेगी, तो ऐसा ही होगा। तो बजाय इसके उसको ठीक करने के, हम अपने फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई फौज तो हमारी ताकत है, आज जो हमारी इज्जत है हमारी, वो फौज की वजह से है ना इज्जत। तो बिल्कुल ऐसे ही लेकिन फौज ने जो लड़ाई लड़ी इंडिया से, 4 दिन में उसको नाको चने चबा दिए। और पूरी दुनिया में अभी जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए हो रहा है ना कि आप एक बड़ी ताकत है। तो भाई जो हमारी ताकत है ना, अब हम उसी को कमज़ोर कर लें, ये कहाँ की अक्लमंदी है? यानी बजाय इसके हम अपनी सियासत को ताकत देने के अपनी अस्करियत को कमज़ोर कर लें। बिल्कुल ठीक। यानी बड़ी अजीब बात है कि जहाँ कमज़ोरी है वहाँ उसको दूर नहीं करते, जहाँ ताकत है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी बात की आपने, ये कहाँ अक्लमंदी की बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई आपकी इस वक्त जो टॉप टप्पा बना हुआ है, दुनिया में कहीं जाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, पासपोर्ट की इज्जत है, लोग आपको सलाम करते हैं, अच्छा आपको चाय पानी पर पूछते हैं, आपके सारे अरब भाई दूसरे। अब तो तुर्की में बड़ी इज्जत है, तुर्की में, चाइना में, अब तो बरतानिया में भी चले जाएं। तो भैया अपनी इज्जत आपको रास क्यों नहीं आ रही? जो काम उनको समझाएं आगे पार्टियों को यहाँ कि भाई आप बंदे बनो, अपने किरदार में रहो, अपनी हद में रहो, हद में रहो। आप उल्टी आपने उछल कूद शुरू कर दी है। हमारे तो एक यहाँ बड़े एक सियासतदान थे जो कहा करते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, बड़े फख्र से कहा करते थे। तो मैं तो इस बात पे हैरान होता था कि ये क्यों इस तरह कहते हैं, ये अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात। आज कहाँ है वो? गुमनाम है बस।
ये मतलब सारी ये बातें ये फजूल बातें हैं ना। अच्छा शामी साहब, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और अगर हम उस हाथी के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो बेमकसद है ये सारी गुफ्तगू। मुझे दुनिया में फिर के या लोगों से बात करके या लोगों से जान के या नौजवानों से बात करके ऐसे लगता है कि उनके दरमियान में ये सियासतदानों ने एक नफरत का बीज बो दिया है उनके दिलों में एक हमारे इदारे के लिए। तो ये नफरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इदारा होगा तो इस तरह दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है कि लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इस इदारे की मजबूती की वजह से वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हम ये जो अब खला पैदा कर दिया एक बहुत बड़ी सियासी जमात ने, हम इसको पुर कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? पहले तो बात यह कि यहाँ जो है ना, यहाँ बातचीत होनी चाहिए, उस सियासी जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसकी मुश्किलात भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक वो है, माफ के एक दूसरे को माफ करें ना, हम आगे बढ़े ना। देखिए जो लोग दहशत गर्द हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, जब वो भी अपने हथियार डालते हैं ना तो उनको भी हम माफ करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो सियासी लड़ाई है ना, इसको तो ख़त्म करें ना। तो अब ये जो ये यानी जो अपोजिशन है और जो जेल में है उनको बाहर लाएं, उनके मामलात कम करें, उनसे सहूलतें फराहम करें, उनको लोगों को मिलने जुलने दें, उनके पाबंदियाँ ख़त्म करें। पहली बात तो ये है, माहौल बेहतर करें। जब माहौल बेहतर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत शुरू करेंगे तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब वो गुस्सा ये नहीं है, गुस्सा ये नहीं कि फ़ौज जो है, फ़ौज से तवक्को क्या है? फ़ौज से तवक्को ये है कि मेरे कहने पर मेरे मुखालिफ को मारे। ये नहीं है कि भाई सियासत से दूर हट जाओ, नहीं ये नहीं है, ये नहीं मारे ताबे बन जाओ, काम यही करो, अब मेरे लिए मारो, मेरे लिए मारो। ऐसा ना करें। आप वह जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, जो लंदन में हैं, जो न्यूयॉर्क में हैं, देखिए वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती है। उस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए भी चलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कराएं। ठीक है ना? फौज जो है, हाँ, जिस तरह लंदन में होता है डेमोक्रेसी, वैसे हमारे लिए भी क्या मसला चलाएं। है? आप बिल्कुल चलाएं। का मसला है, ठीक है, कोई बात नहीं। इख्तियार चला गया तो कोई बात नहीं। हाँ, इक़्तिदार चला गया तो फिर रोने और पीटने का और खुद को मारने का, मुल्क तबाह करने का तो कोई फायदा नहीं। अपनी ताकत जो है, फौज को निशाना बना के आप खुद कुछ धमाका कर रहे हैं अपने। अब वो खुद कुछ धमाका करने वाला है ना, उसको भी वो वहाँ के जो उसके ट्रेनर हैं वो कहते हैं वो जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरें इंतज़ार कर रही होंगी। वो हूरों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसलिए अब ये अपने अदारों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह ताकत मिल जाएगी। जैसे सुसाइड है, ये सुसाइड है। अच्छा शामी साहब, थोड़ा सूबों के बारे में बात कर लें। सबसे पहले कश्मीर के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मेरी वहाँ कश्मीर लंदन में जब मैं था तो कुछ कश्मीरियों से बातचीत हुई। वो बेसिक राइट्स की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे बेसिक राइट्स होने चाहिए। क्योंकि आपने सकूत ढाका की बात की, तो ये एक हमारे पास एक ऑटोनमस एक जगह है आज़ाद कश्मीर, जिसको जो हमारे उसमें हमारे मुल्क के साथ जो है, तो इसको अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, आप ज़ोहैब साहब, अजीब बात है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा। मुतालबा क्या है? मैंने भी यही पूछने की कोशिश की, लेकिन जो बात बताई वो समझ में नहीं आई। कोई मुतालबा ही नहीं है। देखिए, हाँ। वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, सब्सिडाइज आटा मिल रहा है, बिजली मिल रही है, ठीक है, एक आबादी इतनी कम है, वसाइल उनके उससे ज़्यादा हैं। अब आप ये देख, मुतालबा क्या है? मुतालबा का ये है कि जो मुहाजिर आए ना जम्मू के और वैली के ना, उनकी सीटें कम कर दो, ख़त्म कर दो। महाजर जो यहाँ पर हैं, जैसे लाहौर में है, गुजरांवाला में, जम्मू से आए हुए ना, जम्मू ले हैं और वादी से आए हुए हैं। हाँ, है तो कश्मीरी ना। हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हाँ, वो दिन रात कहते हैं हमें वोट का हक दो। हाँ, हैं? हाँ, और यहाँ कहते हैं कि इनको ख़त्म कर दो सीटें इनकी। हाँ। तो भाई बात ये है, अगर वो उनका कोई ताल्लुक ना हो आज़ाद कश्मीर से, तो फिर ओवरसीज वालों को क्या ताल्लुक होगा? ठीक है, उनको समझाया कि भाई इनकी सीटें अगर कम करनी, ये असेंबली ने पास किया, दस्तूर उनकी असेंबली ने बनाया ना जी, ऐसे ही। चलिए आप ऐसा कर लें, मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए ले आएँ। ठीक है, उनका जो इंतखाब है ना, जो असेंबली में लोग आए, तो फिर अपने मुहाजिर कोटे से चुन लें, उनको ख़त्म कर दें यार, मुतनासिब नुमाइंदगी से चुन लें। हाँ, चलिए तादाद कम कर दें, है ना। ख़त्म करने का मतलब तो ये है कि आप ये ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर के जो मुहाजिर हैं वो कश्मीर से बेदखल हैं। यानी ये देखिए,
जो जो घर बार छोड़ के इज्जत आबरू पामाल करके हर चीज़ कुर्बान करके यहाँ आए, ये आप उनका ताल्लुक ख़त्म कर रहे हैं अपनी सरजमीन से, अपनी वतन से। अब देखिए मीर वाइज उमर फारूक ने वहाँ इस बात पर आवाज़ बुलंद की है कि बेवकूफ़ो ये क्या बात कर रहे हो तुम, भाई उनकी 12 सीटें हैं ना, चलो बैठ के 6 कर दें, हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कम कर दें। देखिए आप तो ये कोई इतना बड़ा मसला है, और कब से, ये तो जब से दस्तूर बना है आज़ाद कश्मीर का, ये उसमें लिखा हुआ है, तो इतना वायलेंट कैसे हो गया एकदम से? ये इसका मतलब है कि मसला को और है, हाँ ठीक है ना, तकलीफ कहीं और है, हाँ, कोई और इसको इग्नाइट कर रहा है। हाँ, यानी ये कोई इतना बड़ा मसला है भी आप कहें जी 12 नहीं होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ठीक है, आप कहें जी 6 जो है ना ये असेंबली चुनेगी मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे, ठीक है, पाकिस्तान में पोलिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसा कर ले, हाँ। तरीका बदल ले, बातचीत करके कर लें। मगर आप तो एक नजरिए, ये ऐसा कहा ना, एक नजरिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। शामी साहब, मैं लंदन में था ना, मैंने उस बंदे से पूछा, एक वो कश्मीरी थे, उन्होंने उससे मैंने पूछा कि आप क्या चाहते क्या हैं, मुझे डिमांड्स तो बताएं, मैं मेरी कम अकली है कि मैं सुन नहीं सका डिमांड्स, या मुझे समझ नहीं आ सकी, आप बताएं। उन्होंने मुझे कहा पीने का साफ पानी, उन्होंने कहा सड़कें, उन्होंने कहा, मैं कहा ये तो हम सारे पाकिस्तानियों के मसले हैं, हाँ, ये तो हमारे सारे मुल्क के मसले हैं, हम सारे ये चाहते हैं, वहां तो मौजूद है सारा कुछ। फिर वो उसके बाद उन्होंने बातें दूसरी ऊपर करनी शुरू कर दी, उन्होंने उसको पीटीआई के साथ डाल दिया, उधर डाल दिया, जो मेरी समझ में नहीं आ सका। अच्छा हम सब आगे बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। अच्छा, बात यह बात देखिए ना, पीटीआई जो है ना, पीटीआई का जो सेंटीमेंट है ना, हर जगह वो बुरोकार आता है, एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जाता, और एंटी उसको हदूद और क़यूद का पता नहीं रहता। तो मैं बातचीत से पहले उस मसले का इलाज करें ना, बिल्कुल ठीक है, आपस के अंदर तो मामला ठीक करें ना। इसका मतलब जो अभी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, या जिस तरह वो अब 9 मई वाले हैं या दूसरे लोग हैं, तो जब ये भी रुजू कर लेंगे तो इनको भी माफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आए रुजू कर लें, जो हथियार डाल देगा वो गले से लगा लेंगे उसको, जो हथियार उठाए, वो शहबाज गिल हो या मुराद सईद हो, नहीं वो तो गोलाबारी कर रहे हैं जुबानी, उनको भी माफ कर देना चाहिए। बस आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, तो इनको माफ कर दिया जाएगा, इनको भी माफ कर दिया जाए। और इनको भी जो कहता है ना, देखिए आपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है, आप पार्टी बनाएं, पार्टी में आए, जलसे करें, जुलूस निकालें, और वो आपका हक हासिल है। बस अगर आप बंदूक उठाएंगे, गोली चलाएंगे, तो फिर गोली के जवाब में तो गोली होगी। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रुजू कर ले, आ जाए, माफ कर देना चाहिए, माफ कर, जो आता है उसको माफ करते हैं। शामी साहब, अब आपका पैगाम लेना चाहता हूँ मैं। आप माशाल्लाह आपने ये तमाम रमूजो, क्या कहते हैं उसको, रमूजो औकाफ कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहिए, वो जो पेचो खम कह लीजिए, नशेबो फराज, ये तमाम आपने नशेबो फराज देखे हैं। आप इदारे को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि अब आप बुजुर्ग हैं और आपको सारे लोग इदारे को मशवरा ये है कि देखिए, इलाज करना चाहिए, जो लोग नफ्सियाती मरीज बन गए हों, जो वबा का शिकार हो गए हों, उनका इलाज करते हैं, उनके साथ लड़ते नहीं हैं उनको, और ऐसा इलाज नहीं करते कि वो कामयाब हो जाए। हमने शेख मुजीब का इलाज किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो इलाज तो नहीं था, फिर ऐसा इलाज तो नहीं, वो सर्जरी थी, वो तो फिर ऐसे इलाज में शेख मुजीब जो है वो हमारा पाकिस्तान ले गया और हम हाथ मलते रह गए। तो इलाज सोच समझ के होता है ना, इलाज के नाम पे वो नहीं है ना कि हम दूनी दे दें और तरह तरह के वो काम शुरू कर दें। तो बैठ के गौर करके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मुसलमानों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी आपस में भी, एक दूसरे को माफ़ भी किया है, एक दूसरे को माफ़ कर दें और उसके बाद आगे बढ़े। अदारा जो है सबका है, और वो पाकिस्तान जाहिर है, उसको जो लोग पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करते हैं उनको पाकिस्तान से ज़्यादा क्या चीज़ अजीज़ है, कुछ भी नहीं। तो वो तो हमारे सारकों पर है, उनका कोई मुतबादल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, और उनका कोई सानी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन बसात अदब गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के, दानाई के साथ, यानी मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ, आप प्यार की नज़र से देखें। ठीक है, सियासतदानों को और सियासी क़यादत को क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा यह है कि एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, अपने मुकालमा करें, और ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ हासिल है कि वो हुकूम मुल्क चलाएं, और इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए,
और मुनसफाना होने चाहिए और उनके नताइज को सब को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कौम के लिए क्या मशवरा है आपका? कौम यह है कि इंशाल्लाह और हौसला रखें, बेचैनी वाला जो एलिमेंट बेचैनी ज़रा कम करें, कोई सब्र भी उसके अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करना भी सीखें, शुक्र करना भी सीखें। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करें, जो नहीं दिया उसके लिए कोशिश करें। हमारा आखिरी पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? ओवरसीज़ तो यही है ना कि ओवरसीज़ वाले जो हैं वो अपने पाकिस्तानी सियासत जो है उससे ऊपर उठ जाएं और पाकिस्तानी सियासतदानों को यकजा करें। वो सियासत वहाँ ना करें, अमेरिका और बरतानिया में रह के पार्टीबाजी और झगड़े ना करें और तफरका ना डालें। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमने कोशिश की, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कि हम इनसे सीख सकें, हम इनको समझ सकें, और इन्होंने जो अपनी इस उम्र में सीखा है, जो तजर्बा हासिल किया है, जो मुल्क की सियासत को देख के, मुल्क के बहुत सारे नशेबो फराज को देख के, मुल्क में आने वाली बहुत सारी तब्दीलियों को देख के जो तजर्बा इन्होंने हासिल किया है, जो इन्होंने सीखा है, हम उनसे कुछ इस्तिफादा हासिल कर सकें। मेरी आज की कोशिश यही थी और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें थोड़ा कामयाब हो गया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बाजे ना बजाइएगा, कोशिश कीजिएगा कोई अच्छी सोच की बात लोगों को दीजिएगा। आने वाली नस्ल को बाजा पकड़ाने की बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, बिल्कुल हमेशा जिंदाबाद। आने वाली जो नस्ल है उसको बाजा पकड़ाने की बजाय अच्छी सोच पकड़ाइएगा ताकि वो उसको पकड़ के आगे बढ़ सके। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।